हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के बेसिक्स को लेकर कुछ बेसिक फंडामेंटल्स जो कि हमें पहले से क्लियर होने चाहिए कंपटीशन के सिलेबस को सीखने या समझने से पहले। ठीक है, तो प्रोनाउंस देखिए, सबको पता होगा प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ नाउन। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि भाई प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर अ नाउन। स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना, फ्रेजल वर्ब होती है। स्टैंड फॉर का मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। इसको अपना ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि जैसे स्टैंड है, स्टैंड फॉर, एक्ट फॉर, स्पीक फॉर, ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं और इनका सबका मतलब रिप्रेजेंट करना ही होता है। स्टैंड फॉर, एक्ट फॉर, स्पीक फॉर, इनका सबका मतलब होता है टू रिप्रेजेंट। ठीक है, अगर हम किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय मीन्स ऑफ प्रेजेंस, उसकी जगह पर हम आ गए, ठीक है, तो वी आर स्टैंडिंग फॉर हिम। अगर हम किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय मीन्स ऑफ एक्शन, तो वी आर एक्टिंग फॉर हिम। ठीक है, द वाइस प्रिंसिपल एक्ट्स फॉर द प्रिंसिपल। अगर हम किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय मीन्स ऑफ स्पीच, कि मतलब हम उसकी जगह पे स्पीच दे रहे हैं, तो वी आर स्पीकिंग फॉर हिम। तो स्पीक फॉर का मतलब किसी और की जगह पे बोलना, मतलब उसको रिप्रेजेंट करना। एक्ट फॉर का मतलब किसी अन्य पर्सन की जगह पे काम करना, मतलब उसको रिप्रेजेंट करना। और स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी और की जगह पे होना, प्रेजेंस। तो अगर हम किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ प्रेजेंस, तो स्टैंड फॉर हिम, बाय एक्शन एक्ट फॉर हिम, बाय स्पीच स्पीक फॉर हिम। ठीक है, तो ये स्टैंड फॉर, एक्ट फॉर, स्पीच, स्पीक फॉर, ये सबका मतलब होता है रिप्रेजेंट करना। तो ये जो प्रोनाउन होता है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई इट स्टैंड फॉर अ नाउन। स्टैंड्स फॉर अ नाउन का मतलब कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड हो गया जो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी जगह पर यूज़ किया जाता है। तो ये तो खैर डेफिनेशन हो गई। बाकी प्रोनाउन के फंक्शन वही होते हैं जो नाउन के होते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, या कॉम्प्लीमेंट बनना, या प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ये जो प्रोनाउंस होते हैं इनके टाइप्स देखते हैं। प्रोनाउंस में एक तो हो गया हमारे पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, फोर्थ रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिफ्थ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सेवंथ इंडेफिनिट प्रोनाउन, एट्थ रिलेटिव प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन होता है वो हमारे कंपटीशन के सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। काफ़ी इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि मतलब हमारे क्वेश्चंस में आते रहते हैं, और मतलब एक इसमें इंटरोगेटिव भी लिखना, नाइन्थ प्रोनाउन इंटरोगेटिव, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने की वजह से इसके यूजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, लेकिन इस वीडियो में अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसके वो सारे बेसिक्स फंडामेंटल डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि जब हम इसके एप्लीकेशंस का डिस्कशन करें क्वेश्चंस में, इसके कॉन्सेप्ट्स का डिस्कशन करें क्वेश्चंस में, तो हमें वहाँ पे बातें आसानी से समझ में आए और उसमें हमें कोई एम्बिग्युइटी या कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले टाइप समझिएगा, पर्सनल, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, इंटरोगेटिव। अब इनके क्या बेसिक्स हैं, क्या ऐसे फंडामेंटल्स है प्रोनाउन के जो कि हमें पहले से क्लियर होने चाहिए कंपटीशन का सिलेबस डिस्कस करने से, उनको हम वन बाय वन समझ लेते हैं। जिस भी टाइप ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड जो फंडामेंटल्स हैं जो मैं चाहता हूँ आपको पहले से पता हूँ, वो मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। देखिए जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, इनको हम पर्सनल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पर्सन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पर्सन्स का मतलब यहाँ पे व्यक्ति नहीं होता है, पर्सन का मतलब होता है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है स्पीकर। फर्स्ट पर्सन जो होता है इसका मतलब होता है उससे जो स्पीक कर रहा हो, बोल रहा हो। ठीक है, सेकेंड पर्सन से मतलब होता है लिसनर, और थर्ड पर्सन जो होता है इसका मतलब होता है टॉक्ड अबाउट, जो ना स्पीकर है ना लिसनर है, लेकिन उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसा कि स्पीकर के लिए यूज होता है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन दो होते हैं, एक आई और वी।
अगर स्पीकर एक है तो आई, एक से ज़्यादा है तो वी, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी नहीं होते हैं, फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। सेकेंड पर्सन जो होता है वो होता है लिसनर। सेकेंड पर्सन जो होता है वो लिसनर के लिए यूज होने वाला प्रोनाउन होता है, और इंग्लिश में एक ही होता है बस यू। अगर हमारा लिसनर एक है तब भी यू, एक से ज़्यादा है तब भी यू, ठीक है। थर्ड पर्सन जो प्रोनाउंस होते हैं वो स्पीकर लिसनर को छोड़कर जो बाकी बचे उनके लिए यूज होते हैं, ही, शी, इट, दे। तो फिर से यहाँ पे समझ लीजिए, जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन स्पीकर के लिए यूज होने वाले प्रोनाउन होते हैं, 2 होते हैं, आई एंड वी। सेकंड पर्सन लिसनर के लिए यूज होने वाले होते हैं, यू। थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट, दे। तो इनको हम पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके थ्रू हम पर्सन रेफर कर रहे होते हैं, इनके थ्रू हम ये रेफर करना चाहते हैं कि वो प्रोनाउन स्पीकर है कि लिसनर है कि टॉक्ड अबाउट है। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस हो गए। तो एक तो पर्सनल प्रोनाउन में हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोनाउन कौन सा पर्सन रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा जो हमें याद रखना है वो भी है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं इनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम केसेस कहते हैं। जैसे अगर तुम्हें ध्यान रहे हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था केसेस को नाउंस में, कि नाउंस है केसेस। केसेस का मतलब होता है उसके यूज इन अ सेंटेंस। तो जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ना, इनके डिफरेंट केसेस होते हैं, केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो एक तो होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस एक ऐसी फॉर्म होती है पर्सनल प्रोनाउन की जिसको हमें तब यूज़ करना पड़ता है जब वो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट हो। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव है या एक्यूजेटिव है, ये वो फॉर्म होती है प्रोनाउन की जिसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो। और एक पजेसिव केस। तो देखिए जो प्रोनाउंस होते हैं इनके 3 मेन केसेस हो गए, एक नॉमिनेटिव, एक ऑब्जेक्टिव और एक पजेसिव। नॉमिनेटिव केस प्रोनाउंस की एक ऐसी फॉर्म हो गई जिसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है, जिसे हमें तब यूज़ करना पड़ता है जब वो प्रोनाउंस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो। नॉमिनेटिव केस देखिए ये होते हैं, ये जो हमने लिखे ना नॉमिनेटिव केस ये हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस हैं। अगर हम सब्जेक्ट, इनको हम तब यूज़ करेंगे जब ये सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट्स हों। अगर ये ऑब्जेक्ट्स हों, ऑब्जेक्ट्स हैं वर्ब के या प्रीपोजिशन किसी के भी, तो ऑब्जेक्टिव केस में हम देखो इनको क्या लिखेंगे, आई को मी, वी अस। यू का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव सेम ही रहता है, ही का हिम, शी के लिए हर यूज़ करेंगे। इट का नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव भी सेम होता है और दे के लिए देम यूज़ करेंगे। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस के नॉमिनेटिव केस हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस हैं। अगर पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो ये यूज़ कीजिए, ऑब्जेक्ट है तो ये यूज़ कीजिए। ऑब्जेक्ट वर्ब के हों, प्रीपोजिशन के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कीजिए। उसके बाद पजेसिव केस जो होता है, ये प्रोनाउंस की वो फॉर्म होती है जो उनके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। अब ये जो हमने लिखे ना माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये हमारे पजेसिव केस के प्रोनाउंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे आई है पर्सन एक, ये सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। अगर हम आई या मी के किसी पोजीशन को रेफर करना चाहें तो उसके लिए हमें प्रोनाउन लिखना पड़ेगा माइन, ठीक है। तो ये जो पजेसिव केसेस होते हैं प्रोनाउंस, ये एक्चुअल में पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज माई कार। तो ये जो कार है, ये कार इस पर्सन का पोजीशन है, फर्स्ट पर्सन का, माई लिखा फर्स्ट पर्सन का, ठीक है। तो माई कार का मतलब ये हो गया कि ये स्पीकर है, ये उसका अपना पोजीशन है कार। तो अगर हम इस कार को रिप्लेस करें किसी प्रोनाउन से तो देखो हमें इसे कैसे लिखना पड़ेगा, दिस कार इज माइन। तो जो माइन है ना, ये हमारा प्रोनाउन है पजेसिव केस का। हम इसको पजेसिव केस का प्रोनाउन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो माइन है ना, ये पर्सन को नहीं रेफर कर रहा है, ये पोजीशन को रेफर कर रहा है। तो वो जो पजेसिव केस होता है प्रोनाउंस का, वो ऐसा केस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं पोजीशन को रेफर करने के लिए, ना कि पर्सन को रेफर करने के लिए, ठीक है। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर ये माइन प्रोनाउन है तो फिर ये माई क्या था। माई यहाँ पे प्रोनाउन हो नहीं सकता क्योंकि अगर ये प्रोनाउन होता ना तो ये नाउन के साथ नहीं लिखा जाता। भाई कार नाउन है, नाउन के साथ में प्रोनाउन नहीं यूज होते, उसकी जगह पे यूज होते हैं। ये है पजेसिव केस का डिटर्मिनर। तो ये माइन जो है ये प्रोनाउन है, माई जो है डिटर्मिनर है, आवर डिटर्मिनर है, योर डिटर्मिनर है, हिज डिटर्मिनर है, हर डिटर्मिनर है, इट्स डिटर्मिनर है, देयर डिटर्मिनर है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि जो माई, आवर, योर, हिज, हर हैं, ये पजेसिव केस के डिटर्मिनर्स हैं, नाउन्स के साथ लिख कर यूज़ किए जाते हैं।
माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, ये जो है पजेसिव केस के प्रोनाउंस हैं, नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं पर्सनल प्रोनाउंस के जो हमें पहले से सीखने समझने हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जिनके थ्रू हम स्पीकर, लिसनर या अदर्स को रेफर करने मतलब करते हैं, ठीक है। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन। उसके बाद में जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं इनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जिन्हें हम केसेस कहते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। नॉमिनेटिव केसेस वो फॉर्म्स होती हैं, वो प्रोनाउंस होते हैं जिनको हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज करना होता है। ऑब्जेक्टिव केस वो फॉर्म्स होती हैं प्रोनाउंस की जिनको हमें सेंटेंस में एज ऑब्जेक्ट यूज करना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट चाहे वर्ब का या प्रीपोजिशन का किसी का भी। फिर पजेसिव केस होते हैं। पजेसिव केस वो प्रोनाउंस होते हैं जो पर्सन को नहीं, पर्सन के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पजेसिव केस के प्रोनाउंस होते हैं ये पजेसिव डिटर्मिनेंट प्लस नाउन होते हैं। जैसे हमने माइन लिखा तो माइन का मतलब हो गया माई कार। इसी तरीके से अगर हम आवर्स लिखेंगे तो आवर्स का मतलब हो जाएगा आवर प्लस पोजीशन, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देयर्स लिखेंगे तो देयर्स का मतलब हो जाएगा देयर प्लस पोजीशन। तो ये जो पजेसिव केस के प्रोनाउंस होते हैं ये पोजीशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल्स हो गए पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जो हमें समझने हैं। उसके बाद में पर्सनल प्रोनाउन हो जाने के बाद में यहाँ पर एक छोटी सी बात हमें और समझनी है जो हम चाहेंगे यहीं पे क्लियर कर लें। कि हमने एक सेंटेंस लिखा, दे who work hard get the reward। अब देखिए हमने लिखा they who work hard get the reward, ओके। एक सेंटेंस और लिखते हैं, they who can hear me are requested to sit down। अभी जो दो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, दे हु वर्क हार्ड गेट द रिवॉर्ड एंड द हु कैन हियर मी आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो दोनों ही सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट यूज किया दे। दे जो होता है ये हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें स्पीकर या लिसनर को ना रेफर करके किसी और को रेफर करना हो, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये सेंटेंस है ना, वो एक तरीके से अनाउंसमेंट है। ये कोई पर्सन है स्पीकर, वो अनाउंस कर रहा है कि वो जो लोग उसकी बात सुन रहे हैं वो बैठ जाएं, ठीक है। तो रिक्वेस्ट की जा रही है। तो हमें पता है कि जब भी हम कोई अनाउंसमेंट करते हैं या कुछ मतलब रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट हमारा हमेशा लिसनर होता है, यू होता है। लेकिन ये जो दे हमने लिखा है तो थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये स्टेटमेंट लिखा कहा जा रहा है अपने लिसनर के लिए, लेकिन हमने दे लिख दिया तो ये गलत हो गया, ठीक है। दे जो होता है वो पर्सन स्पेसिफिक प्रोनाउन होता है और केवल थर्ड पर्सन का रेफर करता है। तो अब हमारे पास सही करने का ऑप्शन एक तो ये कि हम लिख दें यू हु कैन हियर मी, ठीक है। लेकिन यू हम मेनली तभी यूज करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन से बात कर रहे हो, मतलब कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन है, मोहन सोहन, तो उससे बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए यूज कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इन जनरल बात कर रहे हैं सारे लिसनर्स के लिए तो फिर यहाँ पे दे हटाओ, दोज लिख दो। लाइकवाइज हमने लिखा दे हु वर्क हार्ड गेट द रिवॉर्ड, वे लोग जो मेहनत करते हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है। तो हमने थर्ड पर्सन दे लिख दिया। तो थर्ड पर्सन लिखने का मतलब है कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन इससे एक्सक्लूड हो गए। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन मेहनत करेंगे, स्पीकर और लिसनर मेहनत करेंगे तो उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी पर्सन मेहनत करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, वो चाहे फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। तो इसका मतलब ये बात जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर नहीं लिखी जा रही है, किसी की भी बात हो रही है, तो फिर दोज लिख दो। तो अभी हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट पर्सन होता है और सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन को रेफर करने के लिए ही सी का यूज़ होता है, सेकंड पर्सन के लिए यू का यूज़ होता है, थर्ड पर्सन के लिए फर्स्ट पर्सन के लिए आई और वी यूज़ होते हैं, सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होता है, थर्ड पर्सन के लिए ही सी इट यूज़ होते हैं। दे थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन होता है। लेकिन अगर हमें कोई पर्सन स्पेसिफिक की बात ना करनी हो, हमें बात जनरल करनी हो किसी की भी, तो फिर दोज लिखा करो। दोज जो होता है ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, किसी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोज लिखेंगे। दोज इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर नहीं है कि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए, ये सबके लिए, तो दोज लिख दो। इसीलिए हमने भी यहाँ पे दोज लिख दिया, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम किसी और को रेफर कर रहे हैं, हम अपने लिसनर को रेफर कर रहे हैं। क्योंकि लिसनर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल में सबको कहा जा रहा है, तो फिर दोज लिख दिया। तो जब जनरल में रेफर करना हो तो दोज लिखा करो, इन जनरल रेफर करना है तो दोज लिखो,
स्पेसिफिकली केवल लिसनर को रेफर करना है तो फर्स्ट पर्सन, केवल लिसनर को रेफर करना है तो सेकंड पर्सन, केवल उन लोगों को रेफर करना है जो स्पीकर लिसनर नहीं है, बाकी हैं तो थर्ड पर्सन। तो ये ध्यान रखना है। एक जो यहाँ से छोटी सी बात मैं और चाहूँगा साथी में ध्यान रख लेना अपना, वो ये कि हमने एक सेंटेंस लिखा, आई डोंट लाइक इट्स कलर। अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा आई डोंट लाइक इट्स कलर, तो जो इट्स हमने लिखा है ना अपस्ट्रॉफी के साथ में, ये शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज़ की। जब हम इट्स को लिखते हैं अपस्ट्रॉफी के साथ में और विदाउट अपस्ट्रॉफी, तो जब हम अपस्ट्रॉफी के साथ में लिखते हैं तो इट इज़ होती है शॉर्ट फॉर्म। लेकिन जब हम बिना अपस्ट्रॉफी के लिखते हैं तो ये पजेसिव केस का डिटरमिनर होता है, हुज का रिप्लाई। अब नाउन्स में हमने डिस्कस किया था कि जो नाउन्स होते हैं उनका पजेसिव केस बनाने के लिए हमें अपस्ट्रॉफी एस लिखनी पड़ती है। जैसे हमने कमल्स लिखा तो ये पजेसिव केस का नाउन बन गया, ठीक है। लेकिन पर्सनल प्रोनाउंस में ऐसा होता नहीं है। पर्सनल प्रोनाउंस के अपने रेडीमेड पजेसिव केसेस होते हैं, उनके साथ हमें अपस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करनी होती है। इन केस अगर हम कभी किसी पर्सनल प्रोनाउन के साथ में अपस्ट्रॉफी यूज़ भी करते हैं तो वो पजेसिव केस के लिए नहीं होती, वो जनरली शॉर्ट फॉर्म्स के लिए होती हैं। जैसे कि अगर मैं ऐसे हीज लिख रहा हूँ तो ये पजेसिव केस नहीं है। अगर ये पजेसिव केस होता तो फिर ये गलत हो जाते हैं। पजेसिव केस तो इसका हिज होता है। ये जो हमने अपस्ट्रॉफी के साथ में लिखा है ये एक्चुअल में एब्रिवेटेड फॉर्म है, या तो ही इज़ या ही हैज़। वो हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो बाद में जान पाएंगे कि ही इज़ की शॉर्ट फॉर्म है या ही हैज़ की शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है, ये एब्रिवेटेड फॉर्म है, ये पजेसिव केस नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो इट्स हमने लिखा ना बिना अपस्ट्रॉफी के, ये तो है पजेसिव केस का डिटर्मिनर जो हुज का रिप्लाई होता है। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमें हुज का रिप्लाई चाहिए हो। लेकिन ये जो अपस्ट्रॉफी के साथ में लिख दिया ये इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। हैज़ भी हो सकता है, इट हैज़ भी हो सकता है, मेनली इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म होती है। तो जहाँ पर हुज का रिप्लाई की जरूरत पड़े वहाँ पर इसे यूज़ किया करो। जैसे हमने लिखा आई डोंट लाइक कलर, हुज कलर डिडंट आई लाइक, किसका कलर नहीं पसंद है, तो हुज का रिप्लाई चाहिए, तो हुज का रिप्लाई पजेसिव केस का डिटर्मिनर होता है, इसको ऐसे लिखो। या फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेंटेंस और लिखा, इट्स वेरी हॉट दिस डेज, इट्स वेरी हॉट दिस डेज। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें हुज का रिप्लाई नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। तो ये जो हमने इट्स लिखा ना ये डिटर्मिनर है, बिना नाउन के यूज नहीं होगा तो ये गलत हो गया, तो इसको ऐसे लिखो इट इज़। तो ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये बिना नाउन के यूज नहीं होते हैं। अगर हम इट्स डिटर्मिनर यहाँ पे लिखेंगे तो हमें एक नाउन भी लिखना पड़ेगा कि हम बताएं कि ये डिटर्मिनर किस नाउन के लिए यूज हो। नाउन तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको इट इज़ लिख देंगे अपस्ट्रॉफी के साथ में, इस तरीके से। तो एक तो हमें ये ध्यान देना है कि जो इट्स हम लिखते हैं अपस्ट्रॉफी के साथ में और विदाउट अपस्ट्रॉफी, ये दोनों ही सही होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि जो विदाउट अपस्ट्रॉफी हम इट्स लिखते हैं वो डिटर्मिनर होता है, उसको नाउन के साथ लिख कर यूज़ करना चाहिए। जैसे कलर नाउन है, इसके साथ लिख कर इसे यूज़ किया। लेकिन जो अपस्ट्रॉफी के साथ लिखते हैं वो खुद ही सब्जेक्ट होता है, इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है। एक दूसरी बात भी ध्यान रखना है कि जैसे अगर हम कभी स्कूल डेज वगैरह में एप्लीकेशन लिखी या कुछ भी लिखा, लीव एप्लीकेशन, और हमने उसमें ऐसे लिख दिया योर्स ऑबिडेंटली XYZ, ठीक है, तो ये जो हमने अपस्ट्रॉफी लगा दी ना, गलत लगा दिया, इसको नहीं यूज़ करना चाहिए था। तो ये जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं इनके अपने रेडीमेड पजेसिव केसेस होते हैं, इनके साथ में हमें अपस्ट्रॉफी पजेसिव केस के लिए नहीं यूज़ करनी पड़ती। इनके साथ में हम अपस्ट्रॉफीज यूज़ करते हैं लेकिन शॉर्ट फॉर्म के लिए करते हैं। जैसे कि ये हमने लिखा, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे अपस्ट्रॉफी यूज़ किया, ये पजेसिव केस नहीं है इसका, ये शॉर्ट फॉर्म हो गई, UR की शॉर्ट फॉर्म हो गई, इस तरीके से। तो पर्सनल प्रोनाउन को लेकर ये जो बातें हमने डिस्कस की हैं ध्यान रखना है। केस क्या होते हैं, नंबर क्या होता है, ठीक है, नहीं पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, केस क्या होते हैं, कौन से केस को कब यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद में आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं हमारे, ये इस तरीके के प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम रिफ्लेक्शन शो करने के लिए यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्शन से मतलब क्या होता है, देखो समझना। जैसे हमने कोई काम किया, आई हर्ट हिम, तो ये जो वर्ब्स होते हैं एक्शन होती हैं और ये ट्रांजिशन शो करती हैं। मैंने कोई एक्शन परफॉर्म किया, उस एक्शन का इफेक्ट किसी और पर्सन ने रिसीव कर लिया तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैं एक्शन को परफॉर्म करने वाला हूँ, ठीक है, एक्शन का इफेक्ट रिसीव करने वाला कोई और है, तो ये ट्रांजिशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्शन हो गया कि एक्शन का जो इफेक्ट था वो ट्रांजिट हो गया किसी पर्सन पे, जिस पे ट्रांजिट हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि आई हर्ट मी, मैं कोई काम करूं और उसका इफेक्ट किसी और पे ना जाके मुझे पे वापस आ जाए, मतलब मैंने हर्ट किया लेकिन किसी और को नहीं, खुद को हर्ट कर लिया, तो अब हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, माई सेल्फ होता है।
तो ये जो हिम है ना, ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस का, ये आई फर्स्ट पर्सन का हमारा नॉमिनेटिव केस है। लेकिन ये जो माई सेल्फ है ना, ये फर्स्ट पर्सन का रिफ्लेक्सिव केस है। तो रिफ्लेक्सिव केसेस चूंकि ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज होते हैं तो हम उसको एक अनदर प्रोनाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आई वांट माई सेल्फ जो हमने लिखा ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। देखिए आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया माई सेल्फ, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया आर सेल्फ्स, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ भी होता है क्योंकि वो यू एक के लिए भी यूज हो जाता है और एक से ज़्यादा के लिए भी हो जाता है, तो योर सेल्फ्स भी होते हैं। अगर हम एक पर्सन को रेफर कर रहे हैं तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ लिखेंगे, एक से ज़्यादा को रेफर कर रहे हैं तो योर सेल्फ लिखेंगे। ही के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ हो गया, शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ हो गया, इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ हो गया, और दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स हो गया। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ये हम यूज़ करते हैं तब जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेम हो, मतलब जो एक्शन करे पर्सन वही उसको इफेक्ट को रिसीव भी करे। तो जब हम कोई काम करते हैं और उसका इफेक्ट अगर हम ही रिसीव कर लेते हैं तो वो ट्रांजिशन नहीं हुआ इफेक्ट का, वो रिफ्लेक्शन हो गया, तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लिखकर यूज़ करने पड़ते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केवल ऑब्जेक्ट होते हैं, वो सब्जेक्ट नहीं होते। सब्जेक्ट नहीं होने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूँ, माई सेल्फ विल गो देयर बाई कार, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने माई सेल्फ को सब्जेक्ट बना दिया, तो ये गलत हो गया। सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव केस में लिखा करो, आई विल गो देयर, ठीक है। दूसरा, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं लेकिन वो तब जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। अगर सेम ना हो तो उन्हें मत यूज करना। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख दूं, ही हैज इनवाइटेड यू एंड माई सेल्फ, तो हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो माई सेल्फ था इसको हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया था, तो ये गलत हो गया क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब्जेक्ट नहीं बन सकते। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, यू एंड माई सेल्फ है, ये दोनों ही हैज इन्वाइटेड वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट भी तभी बन सकता है जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। अब सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन, ऑब्जेक्ट है सेकंड और फर्स्ट पर्सन, तो अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा? ऑब्जेक्टिव कैसे लिखो? मी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को लेकर एक तो हमें ये ध्यान देना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते क्या हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, जो प्लूरल होते हैं उनमें सेल्फ लिखा करो। योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। इनको हम सेंटेंस में एज ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं तब जब किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो जाए, ठीक है, मतलब जो पर्सन एक्शन परफॉर्म करे वही उसका इफेक्ट भी रिसीव करे, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वहाँ पे यूज होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को तब कभी मत यूज करना जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम ना हो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केवल ऑब्जेक्टिव मतलब एज एन ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, उनको कभी भी एज सब्जेक्ट मत यूज करना। ये डिफरेंसेस हो गए। फिर उसके बाद में आगे हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस। एम्फेटिक प्रोनाउंस जो होते हैं इनको हम सेंटेंस में यूज करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है। एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जैसा कि नाम से पता चल जाता है कि एम्फेटिक प्रोनाउंस का काम क्या होता होगा। हमने एक सेंटेंस लिखा, वी आवरसेल्व्स सॉ हिम देयर, ठीक है। वी आवरसेल्व्स सॉ हिम देयर हमने लिखा, ये हमारी वर्ब हो गई सॉ, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर हिम, और ये इसका सब्जेक्ट हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। तो सॉ वर्ब हो गई, वी सब्जेक्ट हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमने आवरसेल्व्स लिखा है ना, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं वो वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, ठीक है, वर्ब के बाद इसे यूज करना होता है। दूसरी बात, इसलिए भी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं। जिसने देखा है वो फर्स्ट पर्सन है, जिसे देखा गया है वो थर्ड पर्सन है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेपरेट है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा नहीं। तो ये जो आवरसेल्व्स है, क्या अगर हम इसे ना लिखें तो ये सेंटेंस हमारा गलत होगा? तो हम देख रहे हैं तब भी गलत नहीं होगा। अगर हम केवल इतना लिखें वी सॉ हिम देयर तो ये सही है, ठीक है। फिर आवरसेल्व्स क्या कर रहा है? आवरसेल्व्स जो है वो इस बात को स्ट्रेस कर रहा है कि हमने उसको खुद ही देखा है, ऐसा नहीं कि किसी और ने हमें बताया हो, किसी और ने हमें समझाया हो। तो ये जो आवरसेल्व्स है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, ये वी को स्ट्रेस करने के लिए यूज किया गया और ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, इनकी फॉर्म सेम होती है। एम्फेटिक प्रोनाउंस की और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की फॉर्म सेम होती है, इनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वर्ब के बाद लिख कर यूज किए जाते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होते हैं, वो केवल किसी नाउन या प्रोनाउन को स्ट्रेस करने के लिए उसके साथ में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के फॉर्म तो सेम होते हैं लेकिन फंक्शन डिफरेंट होते हैं। अगर हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज करना है, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज करना है, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे।
लेकिन अगर हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, सिंपली किसी नाउन या प्रोनाउन को स्ट्रेस करना है, तो फिर हम उसके साथ में एम्फेटिक प्रोनाउन लिखेंगे। तो ये जो आर सेल्फ्स है ना, ये हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हमने सेंटेंस लिखा द मैन कट हिमसेल्फ दैट ट्री। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा द मैन कट हिमसेल्फ दैट ट्री, अब हम देख रहे हैं कट वर्ब है, द मैन इस वर्ब का सब्जेक्ट है, दैट ट्री इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो हम देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। सब्जेक्ट कोई और है, काटने वाला कोई और है, जैसे काटेगा वो कोई और है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हो नहीं सकता हिमसेल्फ, ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब यूज होते हैं जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, सब्जेक्ट कोई और है, ऑब्जेक्ट कोई और है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा नहीं। दूसरा, हमें इतना कॉमन सेंस से भी पता है कि कोई भी पर्सन खुद को तो नहीं कट कर देगा, ठीक है। जो उसने कट किया वो ट्री है, उसने खुद को कट नहीं किया, तो इसका मतलब हिमसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं, एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब देखिए होता ही है, जैसे हम वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में एडवर्ब्स नहीं यूज करते, उसी तरीके से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं यूज करते, एम्फेटिक प्रोनाउंस भी नहीं यूज करते। या तो एम्फेटिक प्रोनाउन को लिखा करो जो रियल ऑब्जेक्ट है उसके बाद, द मैन कट दैट ट्री हिमसेल्फ, या तो ऐसे लिखो, और नहीं तो उसको उस नाउन या प्रोनाउन के साथ ही लिख कर यूज क्या करो, जिसे स्ट्रेस करना है। मैन को स्ट्रेस करना है तो मैन के साथ लिखो द मैन हिमसेल्फ कट दैट ट्री, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं द मैन कट दैट ट्री हिमसेल्फ। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, वो वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउंस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होते हैं, इन्हें उसके साथ लिखा करो जैसे स्ट्रेस करना हो। मैन को स्ट्रेस करना है तो मैन के साथ लिख दो। फिर एक एग्जांपल हमने और लिखा, कैमल्स themselves adapt to the hot climate अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा कैमल्स themselves adapt to the hot climate। अभी जो अडेप्ट वर्ब है हमारी, ये ट्रांसिटिव वर्ब होती है डूइंग। अडेप्ट का मतलब होता है अडेप्ट करना, ना कि होना। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा कैमल्स, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कैमल्स जो है वो अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। किसको अडेप्ट कर लेते हैं अब हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब है, बिना ऑब्जेक्ट के आएगी नहीं। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमने इसके बाद में कुछ लिखा नहीं है, तो हमें पता है कि कोई भी अडेप्ट करेगा, चाहे पर्सन हो या कैमल हो, तो वो खुद ही को कर पाएगा, दूसरे को तो कर नहीं पाएगा। अगर वो खुद को ही अडेप्ट कर पाएगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट ये कैमल्स खुद ही हैं। तो अगर कैमल्स ही अडेप्ट कर रहे हो, खुद ही को अडेप्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। तो ये देमसेल्व्स हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। अब अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आते हैं, तो उसको यहाँ लिखो। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कैमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू द हॉट क्लाइमेट, और इसको लिखेंगे द मैन हिमसेल्फ कट दैट ट्री। तो यहाँ से हमें ये समझना है कि एम्फेटिक प्रोनाउंस को उस नाउन या प्रोनाउन के साथ लिख कर यूज क्या करो जिसको स्ट्रेस करना है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होते हैं, हमेशा वर्ब के बाद लिख कर यूज क्या करो, ठीक है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कोई पर्टिकुलर वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो वो सेंटेंस का आप कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे, उस कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि स्ट्रेस करने वाले वर्ड की जरूरत है, तो अपने आप पता चल जाता है, ठीक है। अब फिलहाल में अभी हम फंडामेंटल से डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लाइव क्लासेस में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट, उसमें ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन को लेकर हमें जो सीखना था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन पे। देखिए रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे रेसिप्रोकेशन रेफर करते हैं, ये ए है, ये बी है, ए ने बी को हेल्प कर दिया, बी ने ए को हेल्प कर दिया, तो उन दोनों ने क्या किया, सेम एक्शन को ही रेसिप्रोकेट कर दिया। तो ये जो रिलेशनशिप है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास दो प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, ईच अदर और वन अदर। ये इंग्लिश का सबसे आसान और सबसे छोटे प्रोनाउन होते हैं। अगर रेसिप्रोकेशन दो में हुआ है तो ईच अदर का यूज करें, अगर रेसिप्रोकेशन दो से ज्यादा में हुआ है तो वन अदर का यूज करें। तो रेसिप्रोकेशन दो में हुआ है या दो से ज्यादा में हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम ईच अदर या वन अदर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि राम एंड श्याम helped one another in homework। अब हमने ये एग्जांपल लिखा राम एंड श्याम हेल्प वन अदर इन होमवर्क। तो हम देख रहे हैं राम और श्याम दो ही लोग हैं, तो अगर ये दो ही लोग हैं तो इनके लिए जो हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज किया वन अदर गलत लिख दिया, हमें लिखना चाहिए ईच अदर। तो इसको ऐसे लिखो, राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर इन होमवर्क। अगर ये दो से ज्यादा होते तो हम वन अदर लिख देते, ऑल द बॉयज हेल्प वन अदर, ठीक है। लेकिन दो ही की बात कर रहे हैं तो ईच अदर लिखना। यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग और समझ लेते हैं।
हमने एक सेंटेंस लिखा, राम एंड श्याम लुक्ड एट डैश इन द मिरर। राम एंड श्याम लुक्ड एट डैश इन द मिरर। मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे आर सेल्फ्स है, ईच अदर है, वन अनदर है और देमसेल्व्स है, देमसेल्व्स। अब हमें ये ब्लैंक फिल करना और ये 4 ऑप्शंस हैं और हमें पता है इनमें से ये वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। ये इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि आवर सेल्फ जो है ना, ये फर्स्ट पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसका यूज हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो। राम और श्याम जो है वो थर्ड पर्सन है, तो आर सेल्फ आएगा नहीं। अच्छा, चूंकि राम और श्याम 2 ही लोग हैं तो वन अनदर भी नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। तो ये 2 ऑप्शंस तो हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं। देमसेल्फ से ईच अदर में से हमें देखना है कि कौन सा सही होगा। अब देखिए, ये राम है, ये श्याम है, राम ने श्याम को देखा, श्याम ने राम को देखा, तो ये रेसिप्रोकेशन है। तो रेसिप्रोकेशन है तो इसके लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन आ जाएगा। लेकिन जो हम कह रहे हैं वो ऐसा नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि ये राम है, ये श्याम है और ये एक मिरर है। अब राम भी देख रहा है, श्याम भी देख रहा है मिरर में, दोनों मिरर में देख रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं लोग वो और जो अंदर दिख रहे होंगे मिरर में वो सेम हो गए। अब वो एक दूसरे को देख रहे हैं या खुद को देख रहे हैं वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जो देख रहे हैं और जो दिखाई पड़ रहे हैं वो सेम हो गए। कौन किसे देख रहा है, कौन किसको दिखाई पड़ रहा है वो इशू नहीं है। जो देख रहे हैं और जो दिखाई पड़ रहे हैं वो सेम है। तो ये रेसिप्रोकेशन नहीं रहा, ये रिफ्लेक्शन हो गया। चूंकि ये रिफ्लेक्शन हो गया तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, देमसेल्व्स। तो ये जो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, इनका डिफरेंस समझ लेना। रेसिप्रोकेशन का मतलब ये होता है वी रेसिप्रोकेट समथिंग, ठीक है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, राम एंड श्याम लुक्ड एट डैश इन द मिरर, तो अगर हम इन द मिरर ना लिखें तब तो हम यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं, ईच अदर। लेकिन अगर हम इन द मिरर लिख रहे हैं तो ये रिफ्लेक्शन हुआ, तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डिफरेंस हो गया। उसके बाद में आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो करना। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड होता है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, किसी चीज़ को शो करना, इंडिकेट करना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं इंग्लिश में वो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। दिस दैट का यूज करते हैं सिंगुलर नाउंस के लिए, दिस दोज का यूज करते हैं प्लूरल नाउंस के लिए, ठीक है। जो नाउंस नियर होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं दिस और दोज। जो डिस्टेंट होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं दैट और दोज। तो डिस्टेंट नाउंस को डिस्टेंस शो करने के लिए, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ स्पेस और इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम से रिलेटेड या स्पेस से रिलेटेड डिस्टेंस शो करनी होती है दिस दोज, ठीक है। और नियरनेस शो करनी होती है तो दिस और दिस यूज करते हैं। दिस और दैट सिंगुलर नाउंस के लिए यूज होते हैं, दिस और दोज प्लूरल के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई वॉज शाई इन डैश डेज, तो हमने पास्ट लिखा तो पास्ट लिखा तो दोज आ गया, डेज नाउन प्लूरल है तो दोज आ गया। अगर यहीं पे एम लिख दिया होता, ठीक है, तो दिस आ जाता। डे लिखा होता तो दैट और दिस आ जाते। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि दिस और दैट का यूज सिंगुलर के लिए, दिस दोज का यूज प्लूरल के लिए होता है। नियरनेस शो करनी है स्पेस या टाइम में तो दिस और दिस यूज कीजिए, डिस्टेंस शो करनी है तो दैट और दोज यूज कीजिए। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। बाकी इनके यूजेस जो होते हैं वो हम एप्लीकेशन के थ्रू, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। बस अभी ये ध्यान देना है कि दिस, दैट, दिस, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। उसके बाद में आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का काम होता है मेनली डिस्ट्रीब्यूशन शो करना। बहुत से नाउंस हैं, बहुत से इंडिविजुअल्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूटिव वे में एक्सप्रेस करना है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। ईच, इधर, नेदर, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। इधर का यूज़ करते हैं हम स्ट्रिक्टली तब जब हमें बात करनी हो दो की, फॉर टू। नीदर का यूज़ करते हैं हम तब जब हमें बात दो की करनी हो, लेकिन इधर का मतलब होता है एनी ऑफ द टू, दो में से कोई एक। नीदर का मतलब होता है नन ऑफ द टू, दो में से कोई भी नहीं। ईच जो वर्ड होता है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा किसी के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसको हम दो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दो से ज़्यादा के लिए यूज़ कर सकते हैं। इधर नीदर केवल दो के लिए यूज़ होते हैं, जस्ट फॉर टू, ठीक है। दो में से किसी एक को रेफर करना है इधर, दो में से किसी को भी नहीं रेफर करना है नीदर, ठीक है। तो इनके मीनिंग हो गए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सारे सिंगुलर होते हैं। इनको लेकर हमें ध्यान रखना है कि जो ईच है, इधर है, नीदर है, ये प्रोनाउंस भी हैं और ये डिटर्मिनर्स भी हैं।
अगर हम इनको सेंटेंस में इस तरीके से लिखें, नीदर बॉय इज एब्सेंट, तो ये जो नीदर वर्ड है ये डिटर्मिनर है जिसको हमने बॉय नाउन के साथ में लिखकर यूज किया, ठीक है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, नीदर ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट, तो ये जो नीदर वर्ड है ये डिटर्मिनर नहीं है, अब ये प्रोनाउन है, ठीक है। और इज एब्सेंट जो हमारा प्रेडिकेट है ये उसका सब्जेक्ट है। ऑफ जो है ये प्रिपोजिशन है और द बॉयज इस प्रिपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमें ध्यान ये रखना है कि ईच, इधर, नीदर ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे, ये डिटर्मिनर्स भी होते हैं, प्रोनाउंस भी होते हैं। अगर हम इनको किसी नाउन के साथ लिखकर यूज करें तो ये डिटर्मिनर है। जैसे हमने लिखा नीदर बॉय इज एब्सेंट, तो ये डिटर्मिनर है। ईदर बॉय इज एब्सेंट तो भी डिटर्मिनर है। ईच बॉय इज एब्सेंट तो भी डिटर्मिनर है, ठीक है। अगर हम लिख दें नीदर ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट तो ये प्रोनाउन है। ईदर ऑफ द बॉयज इज एब्सेंट तो भी प्रोनाउन है। ईच ऑफ द बॉयज तो भी प्रोनाउन है। यहाँ पे एक फोर्थ वर्ड भी होता है एवरी। अभी जो एवरी हमारा वर्ड होता है इसको भी हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन बस इसमें और बाकियों में डिफरेंस ये होता है कि ये ओनली डिटर्मिनर होता है। एवरी जो वर्ड होता है ये केवल डिटर्मिनर होता है, जबकि ईच, इधर, नीदर डिटर्मिनर और प्रोनाउन दोनों ही होते हैं। तो ये तीनों वर्ड जो है प्रोनाउन भी हैं, डिटर्मिनर्स भी हैं, हम इनको कैसे भी यूज कर सकते हैं। एवरी केवल डिटर्मिनर होता है, एज अ प्रोनाउन यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। एज अ प्रोनाउन यूज करने का मतलब ये कि सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूं, आई हैव इन्फॉर्म्ड एवरी ऑफ द गेस्ट्स, तो ये हमने गलत लिख दिया क्योंकि वो जो गेस्ट है ना वो ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, इन्फॉर्म्ड वर्ड का ऑब्जेक्ट एवरी हो गया। तो अगर एवरी ऑब्जेक्ट हो गया तो ये नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए, लेकिन ये नाउन या प्रोनाउन तो होता नहीं है, डिटर्मिनर होता है, तो ये गलत हो गया। तो या तो हम इसको ऐसे लिखें एवरी गेस्ट, आई हैव इन्फॉर्म्ड एवरी गेस्ट, तो ये गेस्ट नाउन हो गया, एवरी उसका डिटर्मिनर हो गया, तो ये सही होगा। या फिर हम इसको लिखें ईच ऑफ द गेस्ट, ईच ऑफ द गेस्ट, तो जो ईच वर्ड होता है वो प्रोनाउन होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से ध्यान ये रखना है कि जो एवरी वर्ड होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है, लेकिन एवरी जो होता है वो प्रोनाउन नहीं होता, वो केवल एक डिटर्मिनर होता है। ईच, एवरी, ईच, इधर, नीदर जो होते हैं वो डिटर्मिनर भी होते हैं, प्रोनाउन भी होते हैं, हम उनको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। अच्छा, जब ये वर्ड डिटर्मिनर होते हैं तो इनके साथ में नाउन हमेशा सिंगुलर लिखना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी हम डिटर्मिनर्स यूज करते हैं उनके साथ नाउन हमेशा सिंगुलर लिखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको प्रोनाउन के तरीके से यूज करें, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया, तो फिर जो ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखोगे वो हमेशा प्लूरल लिखना। लेकिन चूंकि वो जो हम ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे वो ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब से उसका कोई लेना देना नहीं होगा, वर्ब का सब्जेक्ट यही वर्ड होंगे, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखना। तो ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद में नाउन प्रोनाउंस प्लूरल लिखना, वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखना। लेकिन अगर ईच, एवरी, इधर, नीदर डिटर्मिनर हो, जो कि एवरी हमेशा डिटर्मिनर ही होता है, तो इनके साथ हमेशा नाउन भी सिंगुलर लिखना, वर्ब भी सिंगुलर लिखना, ठीक है। तो ये वर्ड्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स हो गए। किस तरीके से इनके यूजेस होते हैं, किस तरीके से एप्लीकेशन होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी बात हम यहाँ पे चाहेंगे और डिस्कस हो जाए। हमने एक एग्जांपल लिखा, ईदर साइड ऑफ द कॉइन इज शाइनिंग, ठीक है। तो जैसे हमने ये लिखा ईदर साइड ऑफ द कॉइन इज शाइनिंग, तो ये जो सेंटेंस हमने लिखा है इसमें ईदर हमने लिखा साइड के साथ में। अब हम ईदर का मतलब यहाँ पर क्या समझें, इसका मतलब है एनी ऑफ द टू, ठीक है। कोई एक साइड ही कॉइन की साइन कर रही है, दोनों साइड साइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक समझना है कि जो एनी ऑफ द टू होता है ना, इसका मीनिंग ईदर का, इसका एक मीनिंग और भी होता है, इसका मतलब ईच ऑफ द टू भी होता है। तो ये जो वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें से ईच असर्टिव वर्ड है, नीदर असर्टिव वर्ड है, लेकिन जो ईदर है ना नॉन असर्टिव वर्ड होता है। नॉन असर्टिव वर्ड होने का मतलब इसका मीनिंग जो होता है ना वो हम सिचुएशन के हिसाब से डिकोड कर लेते हैं। हमने डिकोड कर लिया एक मीनिंग इसका, लेकिन इसके मीनिंग दोनों ही हो सकते हैं। ईदर का मतलब ईच ऑफ द टू भी होता है, एनी ऑफ द टू भी होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से हम उसको अपना समझते रहते हैं। सपोज कोई पर्सन है, हमने उससे कहा आई हैव 2 बुक्स, यू कैन टेक ईदर ऑफ दोज। तो अभी जो ईदर है ना, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों ही, ईच ऑफ द बुक्स, और इसका मतलब ये भी हो सकता है वन ऑफ द बुक्स, ठीक है, एनी ऑफ द बुक्स।
तो ये हमें सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग समझना है। होता क्या है कि जो एनी वर्ड होता है ना, ये एनी किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रेफर करता है और सबको भी रेफर करता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे बहुत से लोग हैं और मैंने किसी से कहा कॉल एनी पर्सन, कॉल एनी पर्सन, तो एनी पर्सन का मतलब हो गया कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कोई एक, सारे नहीं, किसी एक को ही बुलाना है, सबको नहीं बुलाना है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ आई नो एनी पर्सन कैन डू इट, एनी पर्सन कैन डू इट, तो एनी का मतलब फिर वहाँ पे क्या हो गया, एक तरीके से ऑल हो गया। तो जो एनी का कन्फ्यूजन होता है ना, जैसे एनी नॉन असर्टिव वर्ड होता है, तो जैसे इधर का मतलब हो गया एनी ऑफ द टू, तो ये भी नॉन असर्टिव मीनिंग ही कन्वे करता है। तो जब हम कुछ आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में, तो ये मैं चाहूंगा कि उस समय तुम्हें ये बात याद हो कि इधर के मतलब दोनों ही होते हैं, एनी ऑफ द टू भी, ईच ऑफ द टू भी, ठीक है। सो इधर कैन समटाइम रिप्लेस ईच, कई बार ऐसा होता है कि इधर जो होता है वो ईच को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इसका मतलब ईच ऑफ द टू भी होता है। लेकिन जो ईच होता है वो हमेशा इधर को रिप्लेस नहीं कर सकता। ईच इधर को तभी रिप्लेस कर सकता है जब इधर का मतलब ईच ऑफ द टू हो। अगर उसका मतलब एनी ऑफ द टू हुआ तो वो उसको नहीं कर पाएगा रिप्लेस, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात है इधर को लेकर जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि इसका मीनिंग कन्फ्यूजिंग होता है। ईच और नीदर जो होते हैं वो असर्टिव मीनिंग कन्वे करते हैं, लेकिन इधर जो होता है नॉन असर्टिव मीनिंग होता है। एनी जो होता है नॉन असर्टिव वर्ड होता है, ठीक है। तो हम सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग समझ लेते हैं, लेकिन वो हमेशा वहाँ पे एक एम्बिग्यूटी रहती है और वो दो मीनिंग हमेशा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो गए। उसके बाद में आगे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो डेफिनेटली किसी पर्टिकुलर पर्सन को या थिंग को रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि नन, ऑल, बोथ, सम, एनी, नोबडी, एवरीवन, somebody, someone, everything, anything, nothing, etc. तो देखिए नन, ऑल, बोथ, सम, एनी, नोबडी, ठीक है, एवरीबडी, नो वन, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ये सारे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो डिटर्मिनर्स भी हैं, जैसे सम है, एनी है, बोथ है, ऑल है, ये हमारे डिटर्मिनर्स में है। डिटर्मिनर्स का मतलब हम इनको नाउन्स के साथ भी लिखकर यूज कर सकते हैं, जैसे कि ही हैज सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। तो जो ऑल है ना, इसे हम प्रोनाउन नहीं कहेंगे, इसे हम डिटर्मिनर कहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस नाउन के साथ यूज हो रहा है। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा हम ऐसे लिख दें, he has solved all of the questions, तो ये जो all है इसे अब हम प्रोनाउन कहेंगे, क्योंकि ये ऑल प्रोनाउन हो गया, क्वेश्चन नाउन हो गया, इन दोनों को ऑफ से रिलेट कर दिया गया। तो जो ऑल है, बोथ है, सम है और एनी है, अगर हम इनको इस तरीके से यूज़ करें सेंटेंस में तब तो ये प्रोनाउन कहे जाएंगे। अगर इस तरीके से यूज़ करें तो फिर इनको डिटर्मिनर कहा जाएगा, ठीक है। इसमें से जो नन वर्ड है ये केवल प्रोनाउन होता है, डिटर्मिनर नहीं होता है। इसकी डिटर्मिनर जो फॉर्म होती है वो होती है नो। तो जो नो होता है वो डिटर्मिनर होता है, वो प्रोनाउन नहीं होता है। नन जो होता है ये प्रोनाउन होता है, डिटर्मिनर नहीं होता। नन और ऑल को लेकर एक दो छोटी छोटी बातें जो तुम्हें यहाँ से समझ लेनी चाहिए, वो देखो। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, we have done all very well. We have read all, नहीं, we have understood all that is said. We have read all of these books. He gave us some books and we have read all. अब देखिए जो हमारे सेंटेंसेस हैं, अगर हम इसमें देखें तो जो ऑल है ना, ये प्रोनाउन है, डन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो ऑल है ये भी प्रोनाउन है
ये हैव अंडरस्टूड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये जो ऑल है ये भी प्रोनाउन है, ये हैव रेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये जो ऑल है ये भी प्रोनाउन है क्योंकि ये भी हैव रेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इन ऑल दीज 4 सेंटेंसेस वी हैव यूज्ड ऑल एज अ प्रोनाउन नॉट एज अ डिटर्मिनर। इन सारे सेंटेंसेस में हमने ऑल को एज अ प्रोनाउन यूज किया ना कि एज अ डिटर्मिनर। अगर हम इसमें कुछ और डिफरेंसेस देखें तो ये जो ऑल प्रोनाउन है इसका मतलब क्या है हमें पता है। उस ऑल का मतलब है ये सम बुक्स, तो ऑल का रेफरेंस हमारे पास है। यहाँ पर इस ऑल का भी हमारे पास रेफरेंस है, ऑल ऑफ द बुक्स का मतलब वो जो बुक्स थी टोटल वो। इस ऑल का भी हमारे पास रेफरेंस है, दैट इज सेड, जो भी उसने कहा। तो ऑल को रेफर करने के लिए हमने एक नाउन क्लॉज लिख रखी है, एक एडजेक्टिव क्लॉज लिख रखी है, दैट इज सेड। तो ये जो ऑल है इसका भी हमारे पास रेफरेंस है, ऑल का मतलब जो भी उसने कहा। इस ऑल का भी रेफरेंस है वो सारी बुक्स, इस ऑल का भी रेफरेंस है वो सारी बुक्स जो उसने हमें दी। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस में जो हम ऑल यूज़ कर रहे हैं इसका कोई रेफरेंस नहीं है कि ऑल का मतलब यहाँ पे क्या समझें। तो यहाँ पे ध्यान हमें ये रखना है कि जो ऑल है और नन है ये दोनों प्रोनाउन विदाउट रेफरेंस मत यूज़ किया करो। अगर सेंटेंस में पहले से रेफरेंस ना हो तो इन्हें अवॉइड किया करो। ऑल की जगह एवरीथिंग लिख दो, तो इसको ऐसे लिख दो, आई हैव डन एवरीथिंग वेरी वेल। तो ये जो ऑल और नन हमारे दोनों प्रोनाउंस हैं, इनको लेकर ये ध्यान रखना है कि इनको विदाउट रेफरेंस ना यूज़ किया करो। अगर सेंटेंस में रेफरेंस ना दिया हो तो इनका यूज़ मत किया करो। एक और एग्जांपल से मेरी बात समझ लेते हैं। हमने एक सेंटेंस लिखा, नन इज इमॉर्टल। नन इज इमॉर्टल का मतलब ये हो गया कि कोई भी पर्सन इमॉर्टल नहीं है, अमर कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अब ये देखो जो नन हमने यूज़ किया ना ये हमने विदाउट रेफरेंस यूज़ कर दिया, तो ये गलत हो गया। अब या तो इसका रेफरेंस लिखो, नन ऑफ अस इज इमॉर्टल, नन ऑफ अस इज इमॉर्टल, तो सही होगा। या फिर प्रोनाउन चेंज कर दो, नन ना यूज़ करके कोई और यूज़ कर लो, नोबडी यूज़ कर दो, नोबडी इज इमॉर्टल, नोबडी इज इमॉर्टल। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि नन है और नोबडी है, इनमें बेसिक डिफरेंस है कि नोबडी जो होता है वो ऑलवेज यूनिवर्सली यूज़ होता है, उसके लिए हमें रेफरेंस इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन नन जब भी यूज़ करोगे या ऑल जब भी यूज़ करोगे तो उनके लिए हमेशा हमें रेफरेंस लिखने पड़ेंगे, विदाउट रेफरेंस उनका यूज़ नहीं कर पाओगे। तो नन इज़ इमॉर्टल गलत है, नन ऑफ अस या तो लिखो जिससे पता चल जाए कि नन का मतलब क्या समझना है, या नोबडी लिखो, ठीक है। नन को लेकर एक छोटी सी बात हमें और ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, none of the boys is are missing, or none of the money is are missing. See, no one of the boys is are missing. No one of the money is are missing. तो देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है हमारा नन, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है नन, यहाँ पर है नो वन, यहाँ पर है नो वन। ये जो नन है ये रेफर कर रहा है बॉयज़ को, बॉयज़ है प्लूरल नाउन। तो अगर हम नन प्रोनाउन का यूज़ करें किसी प्लूरल नाउन को रेफर करने के लिए तो इसके साथ में सिंगुलर या प्लूरल कोई भी वर्ब लिखोगे तो सही होगी, मतलब गलत नहीं होगी, चाहे इज लिखो चाहे आर लिखो, ठीक है। सो नन ऑफ द बॉयज़ इज मिसिंग भी सही है, नन ऑफ द बॉयज़ आर भी मिसिंग सही है, ठीक है। लेकिन अगर हम नन का यूज़ करें किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जैसे मनी है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके लिए जब नन का यूज़ करोगे तो फिर सिंगुलर वर्ब ही लिखना, फिर प्लूरल वर्ब गलत हो जाएगी। उसके बाद में आ गया नो वन। ये जो नो वन वर्ड होता है ना ये असल में है क्या, एक वन है। जैसे हमें कहा वन ऑफ द बॉयज़ इज एब्सेंट, तो मीनिंग पॉजिटिव है, इसका मतलब एक कोई बॉय एब्सेंट है। अगर हम इसी वन के साथ में एक डिटर्मिनर लिख दें, नो डिटर्मिनर होता है, उस वन को डिटर्मिन कर रहा है, तो ये मीनिंग नेगेटिव बन गया, नो वन इज द मिसिंग। तो ये जो नो है ना ये डिटर्मिनर है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, वर्ब आएगी उस नाउन के अकॉर्डिंग, वन के अकॉर्डिंग। तो वन के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो ईजी आएगा, चाहे वो वन ऑफ द बॉयज़ लिखा हो चाहे नो वन ऑफ द बॉयज़ लिखा हो, ठीक है। तो अगर हम नो वन ऑफ द बॉयज़ लिखेंगे, नन और नो वन में डिफरेंस होता है, ध्यान देना। ये वन जो होता है ये होता है वन, ठीक है, नो इसका डिटर्मिनर हो गया, ये नन अलग से एक प्रोनाउन है। तो अगर हम नो वन लिखेंगे
तो इसके साथ में जो नाउन प्लूरल लिखा होगा भले ही, लेकिन वर्ब सिंगुलर ही आएगी। तो वर्ब जो है वो नो वन के अकॉर्डिंग आएगी, और ये सिंगुलर होता है, नो वन, एवरी वन, ठीक है, ये सिंगुलर है तो वर्ब इज आ जाएगी। अब ये जो सेंटेंस है, नो वन ऑफ द मनी इज मिसिंग, अगर हमें इसमें पता करना हो कि अब जैसे हम नो वन ऑफ द मनी लिख दें तो क्या लिखें, इज लिखें, आर लिखें। तो देखिए वो जो इज लिखना है, आर लिखना है, वो अलग की बात है, लेकिन ये पहले गलत हो गया, क्योंकि जो वन होता है ना डिटर्मिनर होता है, न्यूमरल नंबर होता है, और ये उन नाउन्स के साथ लिखा जाता है जो काउंटेबल हो। बॉयज काउंटेबल है, मनी काउंटेबल नहीं है, तो मनी के साथ ये आएगा नहीं, तो ये नो वन यूज गलत हो गया, मतलब ये क्वेश्चन ही गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि नन जो होता है, अगर हम इसको यूज़ करें प्लूरल नाउन्स को रेफर करने के लिए, तो इसके साथ सिंगुलर या प्लूरल कोई भी वर्ब लिख लोगे ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ये सिंगुलर नाउन्स को रेफर करें, अनकाउंटेबल नाउन्स को, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखना। नो वन के साथ में वर्ब हमेशा ही सिंगुलर लिखना, और नो वन जब भी यूज़ करोगे तो इसके बाद लिखे गए नाउन हमेशा काउंटेबल होंगे और प्लूरल होंगे। सिंगुलर नाउन्स नहीं यूज़ कर पाओगे, अनकाउंटेबल भी नहीं यूज़ कर पाओगे, क्योंकि न्यूमरल है, काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ होता है, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज़ नहीं होता। उसके बाद में ये दो प्रोनाउन हमारे और बच गए। देखिए रिलेटिव प्रोनाउंस जो हमारे होते हैं, ये होते हैं हु, हुम, विच एंड दैट। ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ये हमारे कंजंक्शंस भी होते हैं। इनका काम होता है दो क्लॉज को कनेक्ट करना। रिलेटिव कंजंक्शन के साथ में, रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ लिखी गई जो क्लॉज होती हैं, वो हमारे रिलेटिव क्लॉज होती हैं। इनमें से हु और हुम जो होते हैं, ये पर्सन को रेफर करते हैं। हु जो होता है, ये नॉमिनेटिव केस होता है, इसका यूज़ हमें तब करना पड़ता है जब जिस पर्सन को हम रेफ़र कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हो। हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका यूज़ हमें तब करना पड़ता है जब जिस पर्सन को हम रेफ़र कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। विच का यूज़ हम करते हैं थिंग्स के लिए, फिर वो चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। दैट का यूज़ हम थिंग्स या पर्सन किसी के लिए भी कर सकते हैं, थिंग्स को भी रेफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर्सन को भी रेफ़र करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। दैट का मेनली यूज़ हम करते हैं स्ट्रेस करने के लिए, किसी बात को स्ट्रेस करने के लिए, ठीक है। ये जब हम रिलेटिव प्रोनाउंस के एप्लीकेशंस देखेंगे लाइव क्लास में, जब एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे इनके कॉन्सेप्ट्स में, तब उसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमें समझना ये हु, हुम, विच और दैट रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। हु, हुम पर्सन के लिए यूज़ होते हैं, हु तब जब वो पर्सन सब्जेक्ट हो, हुम तब जब वो पर्सन ऑब्जेक्ट हो जिससे रेफर करना है, ठीक है। विच थिंग्स के लिए यूज़ होता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। दैट जो होता है वो थिंग्स या पर्सन किसी के लिए भी यूज़ हो सकता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। उसके बाद में हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में एक तो ये हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया और व्हाट हो गया। दैट जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता, वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होता। डिफरेंस हु, हुम, विच और व्हाट में वही हो गया। विच और व्हाट थिंग्स के लिए, चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। हु और हुम पर्सन के लिए, हु सब्जेक्ट, हुम ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या होता है कि अगर इन वर्ड्स को हम यूज़ करें सेंटेंस में एज कंजंक्शन, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर हम इन्हें क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करें तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि who has given you this box? I know the man who has given you this box. तो देखिए ये हु हमने यहाँ भी यूज़ किया और यहाँ भी यूज़ किया। ये हु जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो इंट्रोगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए, तो ये हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। लेकिन ये जो हमने हु यूज़ किया ये इंट्रोगेशन के लिए नहीं यूज़ हो रहा है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। ये हु एक्चुअल में एक कंजंक्शन है जो दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ में अपने से पहले लिखे गए नाउन को, मैन को, बाद वाली वर्ब से रिलेट भी कर रहे हैं। तो ये जो हु है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इंटरोगेटिव है। तो हु, हुम, विच का यूज़ अगर हम करें सेंटेंस में एज कंजंक्शन, तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करें तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। जब हम इनको एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो इनसे पहले हमेशा हमें कोई नाउन या प्रोनाउन लिखना पड़ता है जिसको ये बाद वाली वर्ब से रिलेट करते हैं, इसीलिए हम इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे हु है, इसको हमने यूज़ किया इस मैन को रिलेट करने के लिए इस बाद वाली वर्ब से, तो जिस मैन को ये रिलेट कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, वो इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट हो गया। तो एंटीसीडेंट वो वर्ड्स होते हैं जिनको रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट करते हैं बाद वाली वर्ब से। तो ये जो हु है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, द मैन इसका एंटीसीडेंट हो गया। हु क्या कर रहा है, इस मैन को बाद वाली वर्ब से रिलेट कर रहा है, ठीक है। कैसे रिलेट कर रहा है, ये बाद वाली जो वर्ब है हमारी हैज़ गिवन, ये मैन उस वर्ब का सब्जेक्ट है, लेकिन हम उसको डायरेक्ट उसका सब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि ये नो वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है। तो ये जो मैन है नाउन, ये नो वर्ब का ऑब्जेक्ट है,
लेकिन साथ ही साथ में हैज़ गिवन वर्ब का सब्जेक्ट भी है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ कर लेंगे जो इसको रिलेट कर देगा। तो मतलब इनडायरेक्टली हैज़ गिवन वर्ब का सब्जेक्ट मैन है, लेकिन डायरेक्टली हमने उसको नहीं बनाया, हमने उसके लिए यूज़ कर लिया यहाँ पे हु। तो जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये इस मैन की जगह यूज़ हो रहा है और ये हैज़ गिवन वर्ब का सब्जेक्ट बन गया। तो अगर हम हु, हुम, विच, दैट को यूज़ करें एज कंजंक्शंस किसी नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करने के लिए बाद वाली वर्ब से, तो ये हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अगर हम इनको क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करें तो ये होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन के अलावा एक छोटी सी टर्म जो समझनी है वो ये समझनी है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन या प्रोनाउन को रेफर करते हैं वो उनका एंटीसीडेंट कहा जाता है, ठीक है। और वो जो पूरी क्लॉज होती है जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन एज ए कंजंक्शन यूज होते हैं वो रिलेटिव क्लॉज होती है। फिर से समझ लें, रिलेटिव प्रोनाउन चूंकि एज कंजंक्शन भी यूज होते हैं तो इनके साथ लिखी गई जो क्लॉज होती है जिसके ये कंजंक्शन होते हैं वो रिलेटिव क्लॉज होती है। रिलेटिव क्लॉजेस जितनी भी होती हैं वो सारी एडजेक्टिव का ही काम करती हैं। तो हमने पहले पढ़ा होगा, ठीक है, कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं उनके साथ लिखी गई क्लॉज सबऑर्डिनेट होती हैं। WH फैमिली वर्ड जब भी कंजंक्शन होते हैं तो वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही होते हैं। हु, हुम, विच, दैट ये भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही होते हैं। तो इनके साथ लिखी गई क्लॉजेस सबऑर्डिनेट होती हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होती हैं वो एडजेक्टिव, एडवर्ब या नाउन होती हैं। अगर हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज का कंजंक्शन रिलेटिव प्रोनाउन हो, हु, हुम, विच, ठीक है, तो उस क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज कहेंगे और वो हमेशा एडजेक्टिव का काम करेगी। एडजेक्टिव का काम इसलिए कर रही है क्योंकि ये पूरी क्लॉज जो है ना वो इस मैन नाउन को रेफर कर रही है। तो ये मैन नाउन हो गया, ये उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया, तो क्लॉज हमारी रिलेटिव क्लॉज हो गई। तो रिलेटिव प्रोनाउंस कंजंक्शंस और प्रोनाउन दोनों ही होते हैं, उनके साथ लिखी गई क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है और रिलेटिव क्लॉज जो कहा जाता है, रिलेटिव क्लॉज जो होती है वो हमेशा कंजंक्शन का काम करती हैं। सो ये प्रोनाउंस के बेसिक्स थे जो हम जब कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अपना अच्छे से इनको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, एक दो बार वीडियोज़ को देखो। ये प्रोनाउन के बेसिक्स आर ओवर, ठीक है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स एवरीबॉडी, बाय।